नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सदी की सबसे बड़ी डायमंड चोरी के बारे में, जिसकी डिटेल आप विकिपीडिया के ये पेज और कई सारे न्यूज आर्टिकल में भी देख सकते हैं। ये कहानी है इटली में रहने वाले शख्स लियोनार्डो की, जिसे इस चोरी का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। जब स्कूल गया तो टीचर के पैसे चुराने लगा, और जब वो कॉलेज गया तो वो अपने साथ में पढ़ने वाले दोस्तों के और नजदीक के कुछ लोगों के पैसे और माल सामान चुराने लग गया। अब धीरे धीरे उसने अपनी ये आदत को अपने शौक में बदल दिया था। ऐसी ही कई सारी छोटी मोटी चोरियां करने के बाद अब उसका ये इंटरेस्ट थोड़ा कम होता जा रहा था। तभी उसने एक बार एक ज्वेलरी शॉप से कुछ ज्वेलरी चुराई, और वहां से उसको अब ज्वेलरी और गोल्ड चुराने में मजा आने लगा। वो दिन में एक कस्टमर बन के अलग अलग ज्वेलरी शॉप में जाता और उसकी पूरी सिक्योरिटी को देखता और समझता, और जैसे ही रात होती तो अपनी टारगेट की शॉप पे जाके वहां पे अपना हाथ साफ कर लेता। वो कभी भी ज्यादा टाइम कहीं एक शहर में नहीं रहता, और उसकी खासियत थी कि वो चोरी का माल अपने कुछ खास लोगों को ही बेचता था। धीरे धीरे उसने अब अपने काम में महारत हासिल कर ली थी। ऐसे ही अब उसे पता चला कि बेल्जियम में एक बहुत ही बड़ा डायमंड सेंटर है। वहाँ पे हर रोज अरबों के डायमंड के सौदे होते हैं। जैसे ही उसने ये सुना, उसके दिमाग में फौरन ही ये ख्याल आया कि कब तक ये छोटी मोटी चोरियां करता रहूंगा, क्यों ना एक बड़ा हाथ मारा जाए। इटली का रहने वाला ये शख्स अब सदी की सबसे बड़ी डायमंड चोरी को अंजाम देने के लिए बेल्जियम पहुंच जाता है। ये बात है 1998 और 1999 की। बेल्जियम जाने के बाद वो पहुंचता है एंटवर्प डायमंड सेंटर, जो दुनिया का सबसे मशहूर डायमंड सेंटर है, जहां अरबों का व्यापार होता है, जहां पूरे बिल्डिंग में डायमंड का बिजनेस होता है। ये पूरा बिजनेस दिन भर चलता रहता है, और रात होते ही उसी बिल्डिंग के 2 मंजिला बेसमेंट में बने एक तिजोरी में सारे डायमंड और गोल्ड को रख दिया जाता था। इस बिल्डिंग की खासियत ये थी कि वो पूरा सीसीटीवी से कवर था। उसमें अलार्म और जगह जगह पर सेंसर लगे हुए थे। यहाँ तक कि वहाँ एक ऐसा सेंसर था कि वो इंसान की बॉडी के टेम्परेचर से बजने लगता था। जहाँ पे वो सारे डायमंड रखा जाता था, उसके बाहर एक भारी भरकम स्टील का दरवाजा था। वो इतना हेवी था कि अगर कोई उसे काटने की कोशिश करे तो उसको काटने में 8 से 10 घंटे का समय लगता। इसके अलावा अगर किसी तरह से वो दरवाजा खोल लिया तो अंदर एक और दरवाजा है, और उसकी एक चाबी है जिसकी लंबाई 1 फुट की है, और उसके अलावा उस पे एक नंबरिकल लॉक भी लगा हुआ है, जिसे हर वीक में चेंज कर दिया जाता था। और अगर किसी तरह से ये गेट को खोल दिया जाता तो अंदर एक सेंसर लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा पूरी बिल्डिंग में हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी रहती थी। इसी सिक्योरिटी के चलते वहाँ पे हर आने जाने वाले को अपना फोन और किसी भी तरह का कैमरा ले जाने पर पूरा बैन था, ताकि कोई भी शख्स अंदर की सिक्योरिटी को बाहर लीक ना कर सके। ये सब बात की जानकारी लियोनार्डो को बाहर घूमते घूमते ही मिल चुकी थी। वहाँ पे वो डायमंड सेंटर के सामने एक कॉफी शॉप था, जहाँ से वो पूरा दिन बैठकर डायमंड सेंटर को देखता रहता। उसने महीनों तक हर आने जाने वाले को बहुत ही करीब से देखा। तभी उसे लगा कि अगर ये चोरी को अंजाम देना है तो अंदर जाके इसकी सिक्योरिटी को पूरा समझना पड़ेगा। तभी उसने इस बिल्डिंग में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया, और इस तरह वो अब बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया था। ना ही उसने सिर्फ ऑफिस को किराए पर लिया, बल्कि उसने पूरी तरह से डायमंड का बिजनेस भी चालू कर दिया था, और देखते ही देखते उसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था। अब उसकी जान पहचान वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और नजदीक के लोगों से बढ़ती गई। वो हर रोज सुबह ऑफिस आता और अपना बिजनेस करता, और जैसे ही उसको मौका मिलता वो बिल्डिंग में लगी सिक्योरिटी की जानकारी जुटाता जाता। अब महीनों तक उसने इसको अपना रूटीन बनाए रखा। काफी समय बिताने के बाद उसे लगा कि ये चोरी को अंजाम देने के लिए इसका पूरा नक्शा होना जरूरी है, और इतनी बड़ी चोरी को वो अकेले अंजाम नहीं दे सकता था। तभी उसने पहले नक्शा बनाने का फैसला लिया, मगर उसमें दिक्कत ये थी कि आप वहाँ पे कैमरा या किसी भी तरह का फोन नहीं ले जा सकते थे। तभी उसने मार्केट में से एक पेन खरीदा जिसमें हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा लगा हुआ था। वो अपने रूटीन में ज्यादातर शर्ट पहन के जाता। तभी पहले वो एक नॉर्मल पेन को शर्ट में रख के जाता, ये चेक करने के लिए कि किसी को उसके ऊपर शक जाता है कि नहीं। थोड़े दिनों में ही उसको लगा कि ये तो नॉर्मल बात है, किसी को उस पे शक नहीं हुआ है। तभी वो एक रोज अपना वो कैमरे वाला पेन लेके अंदर पहुंच जाता है। अब उसने अपने पेन से सारे फोटोग्राफ लेना शुरू किया। वो धीरे धीरे पूरे बिल्डिंग में घूमता और वहाँ की तस्वीरें निकालता गया। तभी वो धीरे धीरे वॉल्ट के करीब भी जाने लगा। तभी उसे गेट पे लगे नंबरिकल लॉक के बारे में पता चला, जिसको एक कोड के जरिए ही खोला जा सकता था। ये कोड के बारे में ये था कि अगर किसी भी शॉपकीपर को अंदर जाना हो तो वहाँ गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कोड को एंटर करता और गेट खोल देता। और वो कोड इस तरह से था कि किसी और की नजर वो कोड डालते समय उस पर न पड़े। तभी उसने देखा कि शाम के वक्त जब सारे शॉपकीपर चले जाते हैं
तो सिक्योरिटी भी कुछ हद तक कम हो जाती है। इसका एक रीजन ये भी था, पूरा बिल्डिंग सिक्योरिटी सिस्टम से लैस था। तभी बहुत दिनों की रेकी करने के बाद उसे वॉल्ट के पास एक रूफ जैसी जगह दिखी, जहाँ पे वो अपना पेन रख के वो कोड भी रिकॉर्ड कर सकता था। तभी एक शाम को सब काम बंद होने के बाद जैसे ही उसको मौका मिलता है, वो उस पेन को उसी जगह पर रख के निकल जाता है। और जब वो दूसरे दिन सुबह आता है और देखता है उसकी पेन में वो कोड रिकॉर्ड हो चुका था, तभी उसे लगा कि अब टाइम आ चुका है कि वो अपने इस प्लान में और लोगों को शामिल करे। तभी उसने ऐसे लोगों की तलाश करना चालू किया कि जो इस प्लान में उसका साथ दे सके। काफी सारी तलाश करने के बाद आखिर उसे 4 लोग मिले जो अपने अपने फील्ड के माहिर थे। उसने उन चारों को अपने प्लान के बारे में बताया और वो सारे भी उसे करने में राजी हो गए थे। इन चारों के उसने अलग अलग कोड वर्ड में नाम रखे थे, जैसे कि आप सबने मनी हाइस्ट में देखा होगा। वो चारों के नाम थे मॉन्स्टर, जिसका अच्छा खासा फिजिक्स था और वो दरवाजे को तोड़ने में और ड्राइविंग में और भाग दौड़ में ये सब कामों में माहिर था। दूसरा था स्पीडी, जो अलार्म और सेंसर को डीएक्टिवेट करने में माहिर था। एक था जीनियस, वो सीसीटीवी कैमरे को बंद करने में माहिर था। और एक था किंग ऑफ कीज, जो डुप्लीकेट चाबियों को बनाने का माहिर था। उसके बारे में ये था कि दुनिया का कोई भी ऐसा लॉक नहीं है जिसकी चाबी उसके पास ना हो। और इन सब में ये ज्यादा उम्र वाला भी था, उसकी उम्र करीब 60 साल की थी। इन चारों को साथ मिला के लियोनार्डो ने अपनी एक टीम तैयार कर ली। अब इन सब ने उस पेन से लिए गए तस्वीरों की मदद से उस पूरी बिल्डिंग का और उसके अंदर के वॉल्ट का पूरा नक्शा बनाया। फिर उन्हें लगा कि अगर अपने काम को सही तरह से अंजाम देना है तो उसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। तभी उन्होंने उस नक्शे के जरिए एक गोडाउन में उसी वॉल्ट के जैसा एक डुप्लीकेट वॉल तैयार करवाया। उसमें भी उसी तरह के सब लॉक, सेंसर और अलार्म लगाए और साथ ही में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। अब वो सब लोग वो डुप्लीकेट वॉल्ट पर रोज प्रैक्टिस करने लगे और तब तक प्रैक्टिस करते रहे कि जब तक कि वो सही टाइम में अपने काम को अंजाम न दे सके। अभी तक लियोनार्डो को बेल्जियम आए हुए 3 साल का समय हो चुका था। उसने इतना सारा समय ये प्लानिंग करने में ही लगा दिया था। 3 साल बाद अब वो इस चोरी को अंजाम देने के लिए सही तरह से तैयार था। इस बिल्डिंग में जो गार्ड थे वो ज्यादातर यहूदी थे। उनका एक प्रेयर करने का खास टाइम था और बिल्डिंग की सिक्योरिटी के चलते सब गार्ड बेफिक्र होके अपनी प्रेयर में शामिल होने के लिए चले जाते थे। इसको देखते हुए लियोनार्डो ने सैटरडे की रात को चोरी करने के लिए चुना। वो तारीख थी 15 फरवरी 2003। लियोनार्डो एक कार में उन सभी साथियों को लेके उस बिल्डिंग के पास पहुंचता है। पहले तो उन सबको उस बिल्डिंग में दाखिल होना था, मगर उसमें एक दिक्कत ये थी कि आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सब सीसीटीवी लगे हुए थे और सीसीटीवी की नजर में आते ही वहाँ के गार्ड चौकन्ने हो जाते। तभी उन्होंने डायमंड सेंटर की बिल्डिंग के पास में ही एक और बिल्डिंग भी थी जिसकी दूरी उस बिल्डिंग से करीब ही थी। तो वो सब बाजू की बिल्डिंग में जाके वहाँ से एक पाइप के जरिए डायमंड सेंटर की बिल्डिंग की बालकनी में दाखिल हो गए। और वहाँ पे पहुँचते ही उनका पहला काम था कि वहाँ के वॉल्ट की लाइटों को बंद किया जाए और अंधेरे में ही उनको अपने काम को अंजाम देना था, जिसकी प्रैक्टिस उन्होंने अंधेरे में ही की थी। तभी वो एक खिड़की के जरिए अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले उन्होंने लगे हुए सेंसर को एक हेयर स्प्रे के जरिए डीएक्टिवेट कर दिया। उन्होंने पहले ही सेंसर और अलार्म को डीएक्टिवेट करने के बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी और उसका एनालिसिस कर लिया था। अलार्म और सेंसर को डीएक्टिवेट करने के बाद वो नीचे तिजोरी के पास पहुंचते हैं और गेट का नंबरिकल कोड तो उन्हें पहले से ही मालूम था और वो कोड की मदद से वो पहला दरवाजा खोल लेते हैं। इसके बाद उनके सामने एक और दरवाजा था जिसकी चाबी की साइज 1 फीट की थी। वहाँ पे किंग ऑफ कीज ने अपना कमाल दिखाया और थोड़े ही टाइम में उसने चाबी से दरवाजा खोल दिया। इसके बाद ये सब अंदर दाखिल हो जाते हैं और अंदर पहुंचते ही वहाँ पे लगे सारे सेंसर और अलार्म सिस्टम को बंद कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सारे लॉकरों को तोड़ के उसमें से सब डायमंड और गोल्ड को अपने साथ लाए बैग में भर दिया जाता है। ये सब करने में उनको करीब 1 घंटे का वक्त लगा। वहाँ पे मौजूद लॉकरों से डायमंड और ज्वेलरी को निकालने के बाद वो जिस रास्ते से दाखिल हुए थे वहाँ से ही उन्हें बाहर निकलना था और वो वैसे ही बाहर निकल गए। और बाहर लियोनार्डो गाड़ी में उन सबका इंतजार कर रहा था। वे चारों बैग के साथ कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद वो हाईवे की तरफ जाते हैं ताकि बेल्जियम डायमंड सेंटर से जितना हो सके उतना वो दूर निकल जाए। हाईवे पे जाने के बाद वो सब एक कैफे में रुकते हैं। उन सबको भूख भी लगी थी। वहाँ पे वो सब सैंडविच खरीदते हैं और उसका पेमेंट लियोनार्डो करता है और पेमेंट करते वक्त उसका नाम भी वहाँ के बिल में आ गया था। और फिर सब वहाँ से निकल जाते हैं और आगे जाके ये तय करते हैं कि हमारे डीएनए से कुछ पता न चले, इसलिए जो कपड़े और प्लास्टिक के ग्लव्स यूज किए थे उन सबको जला दिया जाए ताकि किसी के हाथ कुछ सबूत ना लगे। और सबने वही किया, मगर उनमें से एक शख्स की कुछ तबीयत खराब थी तो उसने अपना कपड़े और ग्लव्स को पूरी तरह से जलाया नहीं और वहाँ पे ही आधा अधूरा
जला के छोड़ दिया था। उसको लगा कि यहाँ पे इतनी दूर कौन हमें पकड़ने आएगा। ये सब करने के बाद वहाँ से सब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ही सुबह हुई तो इस चोरी की खबर पुलिस के साथ साथ पूरे देश में फैल गई और पता चला कि 8 अरब रुपए के डायमंड चोरी हुए थे। अब पुलिस ने अपनी जांच को शुरू किया। उन्होंने वहाँ पे मौजूद सारे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया और उस रूट पे सभी आने जाने वाली गाड़ियों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उन्होंने एक सस्पिशियस गाड़ी को देखा जो लियोनार्डो की ही थी। अब वो उस गाड़ी के जरिए वो कैफे तक पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने सैंडविच खरीदा था और वहां से उनको बिल के थ्रू लियोनार्डो का नाम और पता मिलता है। और थोड़े ही आगे जाते पुलिस को वो आधे अधूरे जले हुए कपड़े भी मिलते हैं। उन सबको वहां से उठाने के बाद पुलिस सीधे लियोनार्डो के घर जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करती है और उससे पूछताछ का दौर शुरू होता है। लेकिन उसने कभी भी उस चोरी को नहीं कबूला और न ही उसने कभी भी उन चारों के बारे में कुछ बताया। इसके बाद अदालत उसे 10 साल की सजा सुनाती है और पुलिस को इसके बाद कुछ ही मात्रा में हीरे और ज्वेलरी रिकवर हुए। आज इस घटना को 20 साल हो गए हैं पर अभी तक लियोनार्डो ने अपने साथियों का नाम नहीं लिया। जब भी उसने जर्नलिस्ट को अपने साथियों के बारे में बताया तो उसने वही अपने कोडवर्ड वाले नाम ही बताए। इसके साथ साथ जर्नलिस्ट को उसने अलग अलग कहानियां भी बताई मगर उनकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। लियोनार्डो अपनी सजा काट के बाहर आ गया है मगर आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो 4 लोग कौन थे और इतने डायमंड और गोल्ड का आखिर क्या हुआ। तो ये थी सदी की सबसे बड़ी डायमंड चोरी की पूरी कहानी। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलेंगे इसी तरह के एक और